$1 पर आवर को मत देखिएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर आपको ये ऑफर नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता इस प्रोग्राम के अंदर। जो भी एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो भी फी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bell and I hope you guys doing fantastically well today. Guys, I am really excited आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए, because trust me, there is a very strong reason for the same. पहला रीजन तो ये है कि ये कनाडा इमिग्रेशन में जितने भी प्रोग्राम्स हैं इमिग्रेशन रिलेटेड, ये प्रोग्राम कंसिडर किया जाता है उन सब में से फास्टेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम। उसके अलावा इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। आप सुनते जाइए बस जो मैं बोल रहा हूं। पहला बेनिफिट तो ये है, इसमें आपको कोई आइल्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है, इसमें कोई LMIA की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, नो ECA। चौथा, नो एज लिमिट रिक्वायरमेंट। पांचवा, आपके जो पार्टनर हैं, जो स्पाउस है, उनको साथ में ओपन वर्क परमिट भी मिलेगा। छठा, इस प्रोग्राम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपकी मिनिमम सैलरी जो रहेगी वो रहेगी $80,000 एनुअली, या पर आवर के हिसाब से तो $38.5 पर आवर। जस्ट टेल मी नाउ, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सैलरीज यू कैन गेट इन कैनेडा, और ये आपको सैलरीज इसी प्रोग्राम के थ्रू आपको मिलेगी। उसके अलावा इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप सिलेक्ट होते हैं और आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस कनाडा में हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई करने। अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इस प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन फीस है वो सुन के आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ $1,000 है। बट द कैच इज, ये $1,000 भी आपको नहीं पे करने, ये आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्रोग्राम कंसीडर किया जाता है फास्टेस्ट इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो उसके पीछे रीजन ये है, इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ 15 डेज है। 15 डेज, दैट इज 2 वीक्स। सो आई एम श्योर आप सब एक्साइटेड होंगे ये प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए, और ये प्रोग्राम के सिस्टम्स क्या हैं, इसके प्रोसीजर्स क्या हैं वो समझने के लिए। बट उसके लिए आपको ये सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो आधी वीडियो देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप वही क्वेश्चंस मेरे से पूछेंगे कमेंट्स में जो ऑलरेडी मैं इस वीडियो में डाल चुका हूं। सो आई इंसिस्ट, प्लीज डू वॉच द एंटायर वीडियो। कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली, लेकिन आपको नॉलेज इस प्रोग्राम रिलेटेड सारी मिल जाएगी। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दे। आपकी स्क्रीन के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पे छोटा सा बटन है, उसको दबा दे जल्द से। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो देखने के बाद, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कब वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो गाइस, जिस प्रोग्राम के बारे में मैं यहां पे बात कर रहा हूं उसका नाम है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। अब हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जो कनाडा के एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि फॉरेन टैलेंट को हायर करना चाहते हैं, उनके लिए ये इतना फेवरेट क्यों है। देखिए, पहला तो मैं आपको पॉइंट बता चुका हूं कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो सिर्फ 15 डेज है, और दूसरा पॉइंट ये, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है या ओवरऑल जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। अगर आपको पता होगा, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जिनको अगर फॉरेन टैलेंट को हायर करना है तो उनको LMIA देना पड़ता है। LMIA का मतलब है लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। अगर आपको नहीं पता हो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट एक लेटर होता है, वो लेटर इशू करता है ESDC। ESDC का मतलब है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा। ये लेटर ESDC इशू करता है एम्प्लॉयर को कि हां, मैं आपको परमिशन देता हूं, आप फॉरेन टैलेंट को हायर कर सकते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको वर्क परमिट पे कनाडा बुला सकते हैं। अब जो LMIA का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। इस केस में जो कि ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है, इसमें LMIA की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो जरूरत पड़ती है इसे कहते हैं लेबर मार्केट बेनिफिट प्लान। अब इसका अगेन जो मैं आपको बता रहा था, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत ही मिनिमल है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही इजी है, और कनाडा में जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को जल्द से जल्द वर्क परमिट पे कनाडा में बुला सकते हैं। अब जो ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो वो ऑक्यूपेशंस जो कैटेगरी A में आते हैं, और दूसरे वो ऑक्यूपेशंस जो कैटेगरी B में आते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कैटेगरी A फर्स्ट। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका ऑक्यूपेशंस अंडर द नॉक कोड O या फिर A है। अब आप कैसे अपना नॉक कोड के बारे में पता लगा सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट उसके अलावा फिर भी मैं आपको जल्द से 10 सेकंड में बता देता हूं कि आपको नॉक कोड अपना फाइंड कैसे करना है।
नाउ गाइस, अपने नॉक कोड को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आप सिर्फ ये टाइप कर लीजिए नॉक कोड कैनेडा। तो उससे जब आप वो टाइप कर लेंगे तो पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा canada.ca का। उसमें लिखा होगा फाइंड योर नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, आपको उसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएँ तो आपको थोड़ी डिटेल में मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है टियर कैटेगरीज विद एग्जांपल्स ऑफ जॉब। जो ये टियर है ये नॉक कोड ही है, तो बेसिकली टियर 0 का मतलब है इसमें मैनेजमेंट पोजीशंस आ जाती हैं। एग्जांपल्स जैसे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर्स वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप टियर 1 में देख सकते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। टियर 2 के लिए कॉलेज डिप्लोमा आगे लिख जाता है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल्स कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियंस वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप इसको सारा देख सकते हैं, टियर 3, टियर 4 एंड टियर 5। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, नीचे आते रहिए, तो यहाँ पे लिखा है फिल्टर आइटम्स। तो यहाँ पे आप करंट अपनी डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम डालें डेटा एनालिस्ट, तो जैसे ही आप डेटा एनालिस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये टियर कैटेगरी 1 है, इसका नॉक कोड है 21223 और इसका क्लास टाइटल है डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ऐसे ही आप अपनी डेजिग्नेशन को यहाँ पे डाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका नॉक कोड क्या है। तो अब ये प्रोग्राम के बारे में ना बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो कैटेगरी ए है ना, ये बेसिकली एक तरह का रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करना चाहता है उसको भी एक रेफरल लगेगा, उस एम्प्लॉयर को भी एक रेफरल लगेगा। और उसको रेफरल कौन देगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ये अपॉइंट किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ओनली। इसकी डिटेल्स भी आपको मैं थोड़ा स्क्रीन में अभी बता दूंगा, बट उससे पहले आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स गवर्नमेंट ने क्यों अपॉइंट किए हैं? बेसिकली ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का काम ये है टू फाइंड आउट कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, फॉरेन टैलेंट को, मतलब आपको हायर करना चाहता है, वो एम्प्लॉयर जो पोजीशंस हायर कर रहा है वो जेन्युइन पोजीशंस हैं क्या, वो पोजीशंस की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट उसकी कंपनी में है, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है कैटेगरी ए में, क्या ये एम्प्लॉयर वो मीट कर रहा है। मैं आपको लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसके बारे में थोड़ा अपनी तरफ से पढ़ सके। मोटा मोटा एक दो पॉइंट आपको बताता हूं। पहला तो ये कि एम्प्लॉयर जो है उसका ऑफिस कनाडा में होना चाहिए। दूसरी बात ये जो कि एम्प्लॉयर है वो इनोवेशन पे बहुत सारा फोकस होना चाहिए। तीसरी बात, जो एम्प्लॉयर है वो कोई छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, वो काफी बड़ी कंपनी होनी चाहिए जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट हो। चलिए अब मैं आपको ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लिस्ट के बारे में आपको बताया, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस, डेजिग्नेटेड पार्टनर की लिस्ट देखने के लिए आप गूगल पे टाइप कर ले ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम कनाडा। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे तो पहला ही लिंक आपका आ जाएगा जिस canada.ca का, जिसमें लिखा है प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। इसको आप क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसमें लास्ट में आ जाना। लास्ट में आपको नीचे से थर्ड पॉइंट ऊपर लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फॉर रेफरल टू कैटेगरी ए ऑफ द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपको सारी जो पैन कैनेडियन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और इवन जो हर एक प्रोविंस में कौन सी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उसकी लिस्ट भी मिल जाएगी। जैसे कि अटलांटिक रीजन में लिखा है अटलांटिक कनाडा अपॉर्चुनिटी एजेंसी, न्यू ब्रम्सविक में लिखा है इग्नाइट, वेन गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रुंसविक, न्यू फैंडलैंड का जेनेसिस, नोवा स्कोशिया की है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स की है, ओंटारियो की लिस्ट है। ये सारी आप देख पा रहे हैं, ये सारी लिस्ट है। इनको आप फर्दर अगर क्लिक करेंगे, जैसे हमने किंगस्टन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को क्लिक किया, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनको क्लिक करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अब एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को तभी प्रोसेस कर सकता है जब एम्प्लॉयर का जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है जिससे उन्होंने रेफरल ले लिया है, वो रेफरल डेजिग्नेटेड पार्टनर अब ईएसडीसी को फॉरवर्ड कर देता है। जब ईएसडीसी ये कंफर्म कर देगा कि हाँ हमारे पास वो रेफरल वाउचर आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर से आ चुका है, तभी एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकता है। अगर आप ये लाइन को नहीं समझे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पीछे जाके फिर दोबारा इसको समझ लें, फिर दोबारा सुन लें, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड पोजीशन जो एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है, फॉरेन टैलेंट को जो हायर करना चाहता है, उसके लिए उनको मिनिमम जो सैलरी पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी $80,000 या फिर पर आवर के हिसाब से $38.46। ये मिनिमम सैलरी है। आपके लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आपके पास वो एडवांस डिग्री होनी चाहिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए जो कि एम्प्लॉयर हायर कर रहा है, या फिर आपको मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए उसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में।
इसमें हमारी दूसरी कैटेगरी आती है कैटेगरी बी। अब मेजरली जो कैटेगरी बी है वो ज्यादा फेमस है ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में एज कंपेयर टू कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में जो मेजरली पोजीशंस आती हैं वो आती हैं टेक पोजीशंस। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन फाइंड दीज पोजीशंस। आपको मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं। अब अगर आप टेक पोजीशंस में देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस लिस्टेड हैं, तो उसके लिए अगेन आपको गूगल पे आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम कनाडा ही टाइप कर दें और पहले ही लिंक को क्लिक कर दें। जैसे ही आप पहले लिंक को क्लिक करेंगे तो ये जो आपको पॉइंटर्स दिए हुए हैं इसमें आपको लास्ट पॉइंटर पे आ जाना है, ग्लोबल टैलेंट ऑक्यूपेशन लिस्ट। इसको आप क्लिक कर लें और नीचे जैसे ही आएंगे आप तो इसमें आपको एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आप देखें तो लिखा है नॉक कोड 2011 एंड नॉक कोड 2021। इसका मतलब ये है कि ये 2011 में जो नॉक कोड इन पोजीशंस के लिए अप्लाई होते थे और जब लेटेस्ट इन पोजीशंस के लिए नॉक कोड अप्लाई किए जाते हैं वो दोनों मेंशन है। तो आपको ये देखना है, आपको लेटेस्ट वाले देखने हैं नॉक कोड 2021 के जो नीचे लिखे हुए हैं जैसे 200122130, इनको देखना है। इनके आगे आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट भी दिखी गई है जैसे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, माइनिंग इंजीनियर्स, एरोस्पेस इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स। उसके बाद और नीचे आए थे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिस्ट, डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। आप अगर राइट पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रिवेलिंग वेजेस लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज द मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट। मतलब ये कम से कम ये आपको इतनी सैलरी तो एम्प्लॉयर को ऑफर करनी ही पड़ेगी, इससे कम वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर हम प्रिवेलिंग वेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेजेस का पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें अगर आप पहला ही पॉइंटर देखें जिसमें ये लिखा हुआ है द रीजनल मीडियन आर्ली वेज इज पोस्टेड ऑन जॉब बैंक, तो आप जॉब बैंक को क्लिक कर लें। जैसे ही आप जॉब बैंक को क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास ये एक्सप्लोर द मार्केट में लिस्ट आ जाएगी, ऑक्यूपेशन, वेजेस, आउटलुक, ट्रेंड्स एंड न्यूज। तो वेजेस पे आप क्लिक कर लें दोबारा से, कंपेयर वेजेस। तो यहाँ पे अगर आप जॉब टाइटल, आप अपनी अब जॉब टाइटल यहाँ पे ढूंढ लें। जैसे कि आपका जॉब टाइटल है डेटा एनालिस्ट, जैसे हमने पहले भी टाइप किया था। तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है उसकी मिनिमम सैलरी कितनी ऑफर की जाएगी अंडर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम बाय द एम्प्लॉयर टू यू। तो इसको आप सर्च कर लें। ये देखिए, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास ये देखिए हर एक प्रोविंस में आपको कितनी सैलरी ऑफर की जाएगी उसकी डिटेल्स इसमें है। अब इसमें आपके अगर ऊपर आप कॉलम देख पाएंगे, एक है लो डॉलर पर आवर, मीडियम डॉलर पर आवर और हाई डॉलर पर आवर। लो डॉलर पर आवर को मत देखिएगा बिकॉज एम्प्लॉयर आपको ये ऑफर नहीं करेगा और कर भी नहीं सकता इस प्रोग्राम के अंदर, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंदर। उनको कम से कम मीडियम सैलरी आपको ऑफर करनी ही पड़ेगी, जो कि जैसे अगर कनाडा की ओवरऑल देखा जाए तो $39 है। ऐसे न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर को देखा जाए तो $37.91, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड्स में $35 है, नोवा स्कोशिया में $39 के आसपास है, न्यू ब्रुंसविक में अगेन $38 के आसपास, क्यूबेक में $34, ऐसे ओंटारियो में $40.87। तो ये लिस्ट, मतलब इतनी आपको मिनिमम ऑफर आपको एम्प्लॉयर को करना ही पड़ेगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कैटेगरी बी कैटेगरी ए से ज्यादा फेमस क्यों है। इसमें एक सिंपल रीजन है। सिंपल रीजन ये है कि कैटेगरी बी में एम्प्लॉयर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर से रेफरल की जरूरत नहीं है, जो कि कैटेगरी ए में रिक्वायरमेंट है। अब ये आपको एज अ फॉरेन वर्कर ये बात समझने की बहुत जरूरी है कि आप ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एम्प्लॉयर ही ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। और जो वो फॉरेन टैलेंट को हायर करना चाहते हैं, जैसे आपको अगर वो हायर करना चाहते हैं तो आपका नाम उनकी एप्लीकेशन लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम का वर्क परमिट चाहिए तो सबसे पहले आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी और उस कैनेडियन एम्प्लॉयर के साथ जो कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या फिर क्वालिफाई करते हैं। अब आप इन जॉब्स को कैसे ढूंढ सकते हैं? देखिए, सबसे इफेक्टिव वे तो ये है कि अगर आपके कोई नोन में है कनाडा में, या आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है, या आपके कोई एक्वेंटेंस है जो वहां कनाडा में रहते हैं, अगर वो आपकी इसमें असिस्टेंस दे सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके अलावा आप लिंक्डइन की हेल्प ले सकते हैं जो कि हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क है। आप इंडीड की मदद ले सकते हैं, आप monster.com में जॉब ढूंढ सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट बैक जॉब पोर्टल है जॉब बैंक, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। मगर एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, जो भी पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोजीशंस ना हो
जो पोजीशंस के लिए कनाडा एम्प्लॉयर बाहर से लोगों को हायर नहीं करना चाहते, उसमें आप स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कि आपकी जो पोजीशन आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो फॉरेन टैलेंट को हायर करने के लिए वो कंपनी तैयार है कि नहीं है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं जॉब बैंक की, ताकि आपको वो डिटेल में समझा सकूं। सो गाइस, ये अब मैं जॉब बैंक की वेबसाइट पे आ गया हूँ एंड लेट्स फाइंड आउट सम, अगर आपकी यूनिक एंड स्पेशलाइज पोजीशन है जैसे कि डेटा इंजीनियर, उसके बाद लोकेशन हम टाइप कर लेते हैं ओंटारियो, टोरंटो टाइप कर देते हैं और सर्च पे दबा देते हैं। तो इसमें ये हमारे पास डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर की पोजीशंस आ गई हैं। तो जैसे ये डेटा इंजीनियर की पोजीशन है मिसिसैगा में, ओंटारियो, क्लाइंट सर्वर टेक सिस्टम्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप सैलरी देख पाएंगे, इट इज़ क्लोज टू $51 आर्ली। एक कंपनी में जो एक्सपीरियंस जैसे है 1 ईयर टू लेस दैन 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन के बारे में लिखा है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पे क्लियरली लिखा है द एम्प्लॉयर एक्सेप्ट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट और टेम्पररी रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा एंड अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडा वर्क परमिट कैन ऑल्सो अप्लाई। सो इन पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उससे पहले आपका रिज्यूमे तैयार होना चाहिए। अब रिज्यूमे को कैसे तैयार करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो प्रिपेयर की है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में अभी आप उसको देख भी सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको वो समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे को बनाना कैसे है। अब इसमें इस प्रोग्राम में जीटीए में जो भी एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो भी फी स्ट्रक्चर है, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सब कैनेडियन एम्प्लॉयर देखेगा, आपको कुछ इसमें देखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं जल्दी से आपके स्टेप्स आपको फिर से समझा देता हूं। पहला स्टेप तो ये है दैट आपको जॉब ऑफर ढूंढना है उस कैनेडियन एम्प्लॉयर से जो कि इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो लेबर मार्केट बेनिफिट प्लान में आपकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं और आपके जो जॉब ऑफर है उसको रिव्यू किया जाता है। तीसरा स्टेप ये है कि वंस आपका ऑफर अप्रूव हो जाता है तो आपको वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है और आपका वर्क परमिट आपको 3 साल के लिए भी मिल सकता है। उसके अलावा आपके जो स्पाउस है उनको साथ में ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। इट मीन्स योर फैमिली कैन ट्रेवल अलोंग विद यू टू कैनेडा। जब आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट मिलता है, इसका मतलब यह है कि वो किसी पर्टिकुलर ही कंपनी में काम करना जरूरी नहीं है, वो चाहे तो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। और जैसे ही आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। So guys, that would be all. I hope you liked the video. Please share this video with your family and friends. And I see you in the very next video. Goodbye and take care.